ये वीडियो स्पेशली सीटेट के लिए बनाया जा रहा है। इसके अलावा अगर आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस वीडियो को देखें, कंप्लीट देखें और इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट करते चलिए, क्योंकि हर एग्जाम में एनसीईआरटी से क्वेश्चंस अब आने लगे हैं। स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 8 है ये। इसके पहले चैप्टर नंबर 7 तक हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था। पहले वीडियो में मैं आपको पूरा कक्षा 3 का पढ़ाया था, फिर कक्षा 4 का पूरा एक वीडियो में। कक्षा 5 में थोड़ा सा बड़े बड़े चैप्टर है, इसलिए इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं। चैनल पर न्यू आए हैं सीटेट की तैयारी के लिए या टीचिंग एग्जाम की तैयारी के लिए किसी भी, आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करें, जिससे आपको रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सके। मलेरिया मच्छरों के काटने से होने वाला रोग है, वैसे तो आप सभी जानते ही हैं इस बारे में। मलेरिया में क्या होता है, बुखार, कपकपी और ठंड देकर आता है। यानी मलेरिया में क्या होता है, हल्का ठंड लगती है बुखार के साथ साथ। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। क्वेश्चन पूछा गया है, सीटेट में क्वेश्चन पूछा गया है कि मलेरिया की दवाई किससे बनती है, किसकी पेड़ की छाल से बनती है, तो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी से क्या होता है, कौन सा रोग होता है, तो एनीमिया कहते हैं। एनीमिया रोग में होता क्या है, बच्चों की शारीरिक और दिमागी तंदुरुस्ती पर असर होता है। हीमोग्लोबिन जो है खून में पाया जाने वाला एक तत्व है, जिसके कारण खून का रंग लाल दिखता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है खून का रंग लाल क्यों होता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण खून का रंग लाल होता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बिल्कुल हूबहू ये क्वेश्चन पूछा गया कि निम्नलिखित में से किसमें सबसे ज्यादा मिलता है लोहा। ठीक है, तो आयरन जो है गुड़, आंवला और बहुत सी हरी पत्तेदार सब्जियों में सबसे ज्यादा मिलता है आयरन। ध्यान रखना है, गुड़, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां। ऑप्शन जो देगा आपको उसके हिसाब से देखना होगा। ये क्वेश्चन पूछा गया इसलिए मैंने आपको बताया। मक्खियों से बीमारियां होती है, जैसे पेट की बीमारी। काई क्या है, काई एक प्रकार का पौधा जो वर्षा के मौसम में दिखता है। रोनाल्ड रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों से होता है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि मलेरिया मच्छरों से होता है, इस बात की पुष्टि सबसे पहले किसने की, तो रोनाल्ड रोस ने। इसको नोट डाउन करिएगा। रोनाल्ड रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला। क्वेश्चन पूछ सकता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसको मिला। वैसे तो बहुत लोगों को मिला होगा, लेकिन चिकित्सा के क्षेत्र में अगर आपको ऑप्शन में मिलता है रोनाल्ड रोस, तो आपको ध्यान रखना है इनको 1902 में मिला था। मलेरिया कैसे होता है, मलेरिया परजीवी से होता है, जिसे प्लाज्मोडियम कहते हैं। मादा एनोफ्लीज के काटने से होता है। ठीक है, एनीमिया दिल्ली के स्कूल में आम बात है। अगला पॉइंट देखिएगा यहाँ पे, 17 नवंबर 2007 को एक अध्ययन किया गया जिसमें हजारों बच्चे जो नगर निगम के स्कूल में पढ़ते थे उन्हें एनीमिया हो गया था। यह स्वास्थ्य को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से बढ़ते नहीं हैं, इनका ऊर्जा स्तर कम हो जाता है और पढ़ाई में मन कम लगता है। स्कूल में अब हेल्थ चेकअप होता है, इससे क्वेश्चन नहीं आया है, इससे क्वेश्चन आया है 19वां पॉइंट। सिनकोना पेड़ की छाल को लोग उबालकर और छानकर दवाइयां बनाते थे। चैप्टर नंबर 9 देखिए, डायरी कमर सीधी ऊपर चढ़ो। पहाड़ पर चढ़ना पर्वतारोहण या ट्रैकिंग कहा जाता है। पहाड़ पर चढ़ने की प्रक्रिया को, पहाड़ पर चढ़ने वाले को क्या कहते हैं, पर्वतारोही कहते हैं। वे बड़े बड़े खूंटे जिनका इस्तेमाल नदी को पार करने के लिए किया जाता है उसको पिट ऑन कहते हैं। छोटी छोटी मगर अच्छी अच्छी बातें, उनको आप नोट करिएगा। चट्टानों पर चढ़ना रॉक क्लाइंबिंग कहलाता है। तो चट्टानों पर चढ़ने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहते हैं, रॉक क्लाइंबिंग। एक तरह का हुक जिससे रस्सी लटकाई जाती है उसको स्लिंग कहते हैं। पहाड़ पर से नीचे उतरने को पर्वतारोही की भाषा में रॉपलिंग कहते हैं। ठीक है, एडवेंचर्स कोर्स के डायरेक्टर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। कौन थे, ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियां आप वैसे तो जानते होंगे, दूसरों का सामान उठाने में मदद करना, दूसरों को आगे बढ़ने और स्वयं अंत में जाओ। ठीक है, तो ये आप पढ़ लीजिएगा, इसमें से क्वेश्चन नहीं आया और आएगा भी तो आप कर लेंगे। बछेंद्री पाल भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जो माउंट एवरेस्ट की चोटी पर गई थी। तो भारत में पूछे तो पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिनका नाम था बछेंद्री पाल। विटामिन और आयरन हमें ताकत देते हैं और ठंड में हमें गर्मी देते हैं। टेकला गांव कहाँ है, 1600 मीटर ऊंचा है, ये राजस्थान में है। एक स्थान है झलवार, वहां पे है ये। लगभग 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर कर्नल राम सिंह खोटे गाड़ कर रस्सियों के साथ खड़े थे 90 मीटर ऊंची चट्टान के ऊपर।
चलते समय हमारे शरीर का कोड कितना होना चाहिए? 90। क्वेश्चन पूछ सकता है, ऑप्शन में 45 दे देगा, 180 दे देगा। अब एनसीईआरटी में कहा जा रहा है तो आंसर वो सीटेट का पेपर जो आएगा इसी हिसाब से माना जाएगा। ठीक है, चलते समय हमारे कोड का कितना, हमारे शरीर का जो कोड है कितना होना चाहिए? तो 90 डिग्री कमर सीध में होनी चाहिए। बचेंद्री पाल 12 वर्ष की उम्र में एक पिकनिक में गई थी और 4000 मीटर ऊंची पहाड़ की चोटी पर चढ़ गई थी। ये उत्तराखंड के गढ़वाल की नकोरी गांव के रहने वाली थी। उन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से पहाड़ पर चढ़ने की ट्रेनिंग ली थी। कहां से? नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से। इनके गाइड कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए इनको चुना गया। 23 मई 1984 को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8900 मीटर ऊंचे एवरेस्ट पे रखा था। माउंट एवरेस्ट का नेपाली नाम सागरमाथा है। क्वेश्चन पूछा गया है, ये नेपाली नाम क्या है? तो सागरमाथा। इनके साथ एक साथी भी था। 2 लोग एक साथ चोटी पर कदम नहीं रख सकते थे, चोटी पर जगह नहीं थी, तो इन्होंने पहले कदम रखा, इन्होंने अपना माथा टेका, झंडा फहराया और तस्वीरें ली और करीब 43 मिनट तक वह दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर रही। खास बात है, नोट कर। अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो मोटिवेशन के लिए एक लाइक जरूर कीजिएगा। पहले कमेंट में आपको प्रीवियस क्लासेज के लिंक मिल जाएंगे, ऊपर आई बटन में भी मिल जाएंगे। चैप्टर नंबर 10 है, यहाँ पे बोलती मारते पहले ही पॉइंट से क्वेश्चन सीटेट 2018 में पूछा गया था। गोलकोंडा किला कहाँ है? तो ये हैदराबाद में। बनवाया किसने था? ये क्वेश्चन आया था सीटेट 2018 के पेपर में। तो काकतीय राजवंश ने बनवाया था। इसकी दीवार का एक भाग गोलाकार है, उसे बेसल्स या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवार पर 87 बुर्ज है। कुतुब शाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक राज्य किया। उससे पहले 1200 में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था और वहां दूसरे राजाओं का राज्य था। ऊंची और गोल आकार की दीवारें दूर से ही चीजें देखने में सहायता करती थी, जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। औरंगजेब यहां आक्रमण करने आया था और असफल रहा। वह अपनी सेना के साथ लगभग 8 महीने किले के बाहर रहा। किले के चारों मोटी दीवारें और एक गहरी खाई थी, जिसके कारण वो आक्रमण नहीं कर पाया। औरंगजेब असफल रहा। तो आपसे अगर पूछे कौन असफल रहा, इतिहासकार नहीं सॉरी, कौन सा व्यक्ति या कौन सा राजा इस तरीके से पूछे असफल रहा, ठीक है, तो औरंगजेब। कांसे की चीजें हजारों सालों से आदिवासी बनाते आए हैं। कांसा 2 धातुओं का मिश्रण है। 4 बार क्वेश्चन में सीटेट में आया है। यकीन न हो तो पेपर उठा करके देख लीजिएगा। तांबा और टिन मतलब तांबा और टिन, बस यही आपको लगाना है। जुलाई वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन आया था। उस समय कांसे की बंदूकें बनती थी। सुल्तान अबुल हसन गाना बजाना और कुचिपुड़ी नृत्य का शौकीन था। राजा के महल में एक फतेह दरवाजा है, यहाँ जो भी कुछ बोलता है तो राजा के महल तक आवाज सुनाई देती है। खुदाई से काफी चीजें मिली, जैसे बर्तन, हथियार, औजार, जेवर आदि। बर्तन के टुकड़ों को संभालकर शीशे की अलमारी में रखा जाता था। मल्लापुरम जिला कहाँ है? तो ये केरल राज्य में है। चित्र में 500 साल पुरानी पेंटिंग दिखाई गई है। पुराने समय में लोग चमड़े के थैले में पानी भरकर ले जाते थे। अभी भी आपने देखा होगा कुछ ट्रक या बस के ड्राइवर्स रखते हैं ऐसा थैला, क्यों? क्योंकि उसमें पानी ठंडा रहता है। अब सुनीता अंतरिक्ष में चैप्टर नंबर 11। पृथ्वी गोल है। एक विशेष यान जिससे अंतरिक्ष में जाते हैं उसको क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यान कहते हैं। पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण का गुण पाया जाता है, इसी कारण पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती, जैसे आप गेंद को उछालें तो ऊपर जाएगा, ठीक है, इसमें गुरुत्वाकर्षण है। तो गुरुत्वाकर्षण का गुण पाया जाता है, इसीलिए पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींचती है। गेंद को आप नीचे भी ऐसे ऊपर से छोड़ेंगे तो नीचे जमीन में टकराएगा, ठीक है, तो इसका मतलब है यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण है। गुरुत्वाकर्षण के अभाव के कारण अंतरिक्ष यान में एक जगह टिककर नहीं बैठ सकते, बल्कि एक जगह से दूसरी जगह तैरते हुए पहुंचते हैं। अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी ग्लोब की तरह गोल एवं सुंदर दिखती है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी पर यह केवल नजर आता है कि समुद्र कहाँ है और जमीन कहाँ है। सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में स्पेसशिप से गई थी, तो ये आपको नाम ध्यान रखना है, सुनीता विलियम्स। सुनीता विलियम्स 6 महीने से ज्यादा समय तक अंतरिक्ष में व्यतीत की। जब वो भारत आई तो हजारों बच्चों को उनसे मिलने का मौका मिला। शिक्षकों के लिए रुचिकर बुक है। बुक का नाम आप यहाँ पे देख सकते हैं, हाउ वी फाउंड द अर्थ इन राउंड बाई ISSAC, ठीक है। भारत के लोग अर्जेंटीना और ब्राजील के लोगों के ऊपर हैं गुरुत्व के कारण। अब सुनीता के अनुभव क्या है?
स्पेस में वहां एक जगह टिक कर बैठ नहीं पाते थे, स्पेसिस में एक दूसरे से एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे, पानी तक नहीं रुकता था, बुलबुले बनके तैरा करता था, चेहरा या हाथ में धोने के लिए बुलबुलों को पकड़ना पड़ता था और कपड़ा गीला करना पड़ता था। वहां कभी करने की जरूरत नहीं थी, यहां से क्वेश्चन आया नहीं है, पढ़ना चाहे तो आप पढ़ सकते हैं। सुनीता के अनुभव बच्चों को पृथ्वी का गुरुत्व समझने में सहायता करेंगे, ठीक है। और सुनीता ने उड़ान यहाँ पे लिखा है 9/12/2006 को भरी। सुनीता विलियम्स पृथ्वी से 360 किलोमीटर दूर स्पेसिस में गई थी। जब कोई कागज या पत्ता नीचे गिरता है, हवा उसकी चाल कम कर देती है। सुनीता विलियम्स ने गुरुत्वाकर्षण बल का अनुभव नहीं किया। स्पेसशिप की खिड़की से पृथ्वी बहुत ही अद्भुत और सुंदर दिखती है। दूर स्पेसशिप से देशों का विभाजन नहीं दिखता। यहां से भी क्वेश्चन कभी नहीं पूछा गया, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टूटता तारा यानी उल्कापिंड वह होता है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही आग पकड़ लेता है, क्वेश्चन पूछा गया है, ये भी पूछा गया है। 1969 में नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति थे। तो चांद पर उतरने वाले पहले व्यक्ति का नाम आपको ध्यान रखना है, नील आर्मस्ट्रांग। सन 2007 में सुनीता विलियम्स ने 6 महीने से ज्यादा अंतरिक्ष में रुकने का रिकॉर्ड बनाया। वे अंतरिक्ष में सबसे लंबे समय तक रुकने वाली पहली महिला थी। तो क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे लंबे समय तक रुकने वाली पहली महिला का नाम कौन है, पहली महिला का नाम क्या है, तो सुनीता विलियम्स। चैप्टर नंबर 12 खत्म हो जाए तो, ठीक है। तो अडालज की बावड़ी कहाँ है, अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। आम बोलचाल की भाषा में तेल शब्द का प्रयोग पेट्रोल, डीजल और खनिज के लिए किया जाता है। तेल के अलावा पृथ्वी के नीचे एलपीजी और सीएनजी गैस भी पाई जाती है। एलपीजी का मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, खाना पकाने वाली गैस। 5वां पॉइंट है यहाँ पे सीएनजी। सीएनजी मतलब होता है इसका फुल फॉर्म कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ये वाहनों में इस्तेमाल होने वाला प्रदूषण रहित ईंधन है, इससे प्रदूषण न के बराबर होता है। खनिज तेल जमीन के नीचे लाखों वर्षों में बनता है। यह पता लगाना आसान नहीं है कि जमीन के अंदर गहराई में तेल कहाँ मौजूद है। वैज्ञानिक खास तरीकों से और मशीनों से गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल को ऊपर खींचते हैं। जमीन से निकाला गया तेल गहरे रंग का एवं गाढ़ा एवं बदबूदार होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। इसमें बहुत सारी चीजें घुली मिली और छुपी होती हैं। इन चीजों को अलग अलग और साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। खनिज तेलों से हमें केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज का ईंधन, एलपीजी, मोम, कोलतार और ग्रीस भी मिलता है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है और वहां पे कोयला दिया था और उसका वही आंसर था कि निम्नलिखित में से कौन खनिज तेल से संबंधित नहीं। तो खनिज तेल के अंतर्गत ये सारी चीजें आती हैं, कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज का ईंधन, एलपीजी, मोम भी आता है, कोल तार भी आता है, ग्रीस भी आता है, कोयला नहीं आता, ध्यान रखना है। एलपीजी खाना पकाने की गैस है, आप सभी जानते हैं। दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। गोबर से बनाया जाने वाला एक प्रकार का ईंधन जिसका इस्तेमाल खाना पकाने में किया जाता है, उसको उपला यानी कंडा कहते हैं, आप जानते होंगे। चैप्टर नंबर 13 है। देखिए इसमें पहले पॉइंट में कहा जा रहा है अंग्रेजी में लोनर का अर्थ क्या होता है। लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। मुंबई भारत का सबसे भीड़ वाला शहर है, ध्यान दीजिएगा, मुंबई भारत का सबसे भीड़ वाला शहर है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए हमें महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान 3 राज्यों से होकर गुजरना पड़ता है। यहां से क्वेश्चन आया है कि अगर आप दिल्ली से मुंबई जा रहे हो तो निम्नलिखित में से कौन कौन से राज्यों से होकर के आपको जाना पड़ेगा। तो दिल्ली से मुंबई अगर आप जा रहे हैं तो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर है। मनाली पहाड़ी इलाका है कहाँ, तो ये हिमाचल प्रदेश में है। पहाड़ों के कारण जम्मू कश्मीर की सड़कें कठिन हैं। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर पार करना पड़ता है। पहाड़ी इलाकों में सर्द हवाओं से बचने के लिए नायलॉन के टेंट का इस्तेमाल किया जाता है। ठंडा रेगिस्तान लद्दाख को ही कहते हैं। लद्दाख में बहुत ही कम बारिश होती है। लद्दाख में लकड़ी के घर, ढाल वाली छतों के घर और वे बर्फ से ढके रहते हैं। लद्दाख में जूले जूले का मतलब है स्वागत स्वागत। ताशी का घर 2 मंजिल है, घर पत्थरों का है, दीवार पर मिट्टी और चूने से पुताई की गई है। अगला पॉइंट देखिए, इसमें लकड़ियों की सीढ़ियों का प्रयोग किया जाता है। नीचे की मंजिल जानवरों के लिए, ज्यादा सर्दी में नीचे की मंजिल में आ जाते हैं। नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। अब ये सब क्यों पढ़ाया जा रहा है आपको पता है? ये 4 ऑप्शन बना देगा और आपसे पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। नीचे कूट दिए होंगे, पहले ऑप्शन में होगा पहला दूसरा सही है, तीसरा चौथा सही है, पहला दूसरा तीसरा सही। इसलिए ये जानकारी आपको पता होगी तभी आप आंसर कर पाएंगे।
नीचे की मंजिल में खिड़की नहीं होती। पेड़ों के मोटे तने छत को मजबूत बनाने में इस्तेमाल होते हैं। लाल मिर्च, सीताफल, मक्का और धान लद्दाख में मिलते हैं। गर्मी के मौसम में ये लोग फल सब्जी सुखा लेते हैं। ये सर्दियों के लिए प्रयोग की जाती है। यहाँ लकड़ी के घर ठंड से बचाते हैं। यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन अभी तक नहीं आए हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं चांगपा नाम की प्रजाति है, इसमें केवल 5000 लोग रहते हैं। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प चांगपा जनजाति के बारे में सही नहीं है या सही है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये हमेशा भेड़ बकरी के साथ घूमा करते हैं। चांगपा लोग घुमंतु होते हैं जो हमेशा एक जगह पे नहीं रहते। चांगपा लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम हो जाते हैं। चांगपा खास तरह की बकरियां पालते हैं जिनके बालों से दुनिया की मशहूर पश्मीना ऊन बनती है। ये आपको ध्यान रखना है। जितनी ठंडी और ऊंची जगह होगी इन बकरियों के बाल भी उतने ज़्यादा और नरम होंगे। ये लोग कठिन परिस्थितियों में रहते हैं। चांगपा लोग अपने हर चीज अपने घोड़ों और याक पर रखते हैं, यानी अपने जो भी उनके सामान होते हैं घोड़े और याक पर ही रखते हैं। उन्हें 2 से ढाई घंटे अपना डेरा समेट कर निकलने में लगता है। चांगपा अपने टेंट को रेबो कहते हैं। ये आपसे पूछ सकता है कि चांगपा अपने टेंट को किस नाम से पुकारते हैं, रेबो कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि याक के बाल बहुत मजबूत और गर्म होते हैं जो ठंडी बर्फीली हवाओं से रक्षा करते हैं। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से हवाएं चलती हैं। रेबो के पास ही भेड़ बकरियों के रखने के लिए जगह बनी होती है। इससे चांगपा लेखा कहते हैं। ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि चांगपा लेखा क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। मतलब ऑप्शन में दिया होगा कि, तो आपको ध्यान रखना है कि रेबो के पास भेड़ बकरियों के रखने के लिए जो जगह होती है उसी को चांगपा लेखा कहते हैं। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब है ऐसी जगह जहां कम लोग रहते हैं। चांगथांग इलाके में तापमान 0 डिग्री सेल्सियस से काफ़ी कम हो जाता है। लेखा की दीवारें पत्थरों और चट्टानों को एक दूसरे पर रखकर बनाते हैं। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष चिन्ह बनाता है। बच्चे यानी औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिन करके काउंटिंग करके चराने ले जाती हैं और फिर लौट करके भी गिनती करती हैं। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ पे हैं तो कुछ पानी में भी हैं। कश्मीर में हर गली में बेकरी है। ये कश्मीरी रोटी नहीं बनाते, बेकरी से खरीद कर खाते हैं। कारगिल श्रीनगर से लद्दाख जाते समय रास्ते में पड़ता है। पश्मीना शाल 6 स्वेटर के बराबर गर्म होती है। ये बहुत पतली होती है फिर भी गर्म होती है। तो ध्यान दीजिएगा कितने स्वेटर के बराबर होती है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन में 10 भी दे देता है, तो ये 6 स्वेटर के बराबर होती है। आगे और कुछ इसके बारे में हम बात करेंगे कि इसको बनने में कितना समय लगता है। तो 6 स्वेटर के बराबर ये गर्म होती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वो बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर मिलती हैं। यहाँ सर्दियों में तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक चला जाता है। बकरी के ऊपर यानी बकरी के शरीर पर बहुत ही बारीक और नरम बाल उगाते हैं। इन बालों को बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं। इसका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में होता है। इसका एक बाल इतना पतला होता है कि 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होंगे। ये शाल बुनकर लोग अपने हाथों से बुनते हैं। 3 से 4 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि पश्मीना शाल को ये कितने गर्म स्वेटर के बराबर होती है और कितना समय लगता है। तो NCERT कहता है 250, जबकि अगर आप अरिहंत या किसी और बुक में देखेंगे तो कई बार इसका आंसर गलत दिया रहता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा इसको। 250 मतलब 250। ठीक है, हाउस बोट मतलब इसको बनने में बुनने में कितना समय लगता है, तो 250 घंटे लगते हैं। ठीक है, तब 1 साल बन पाती है। 250 घंटे समझ पा रहे हैं आप, कितने दिन हो गए काउंट करिएगा। हाउस बोट 80 फीट तक लंबी और लगभग 8 से 9 फीट तक चौड़ी हो सकती है। डोंगा नाव श्रीनगर की डल झील में मिलती है। यानी यहाँ से आपको एक चीज़ जानकारी मिल रही है कि डल झील कहाँ है, श्रीनगर में है। प्रश्न पूछा गया है। होती कैसी है, तो ये अंदर से कई कमरों के जैसे दिखती है। लकड़ी पर सुंदर डिजाइन होती है। ये हाउस बोट की सीलिंग पर होती है। इस डिजाइन को खत्मबंद कहते हैं। तो खत्मबंद क्या है, एक प्रकार की डिजाइन है ये, जो कि जिक्सा पैटर्न पे होती है। जिक्सा क्या, हमने आपको पार्ट 1 के वीडियो में बताया था। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती हैं जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें हम डैब कहते हैं। इतने सुंदर पैटर्न बना रहता है। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन नंबर यानी चैप्टर नंबर 14, इसमें कहा जा रहा है जब धरती कांपी। भूकंप एक प्राकृतिक आपदा है, आप सभी जानते हैं। इसमें क्या होता है, धरती हिलने लगती। गुजरात के कच्छ में 26 जनवरी 2001 को एक भूकंप आया था। तो भूकंप आए तो आपको क्या करना चाहिए, आपको पता है, बाहर खुले मैदान में जाएं। घर से बाहर नहीं निकल सकते तो फर्श पर लेटकर किसी मजबूत चीज जैसे मैट के नीचे छिप जाएं, उसको कसकर पकड़ लें जब तक हिलना डुलना बंद ना हो जाए। सुबह के समय 26 जनवरी 2001 में अहमदाबाद में भी भूकंप आया था। इस शहर में कम से कम 150 इमारतें ढह गई थी। शाम तक 250 निकाले गए। भुज की हालत इससे भी ज्यादा खराब थी। चैप्टर नंबर 15 देखिए, उसी से ठंडा उसी से गर्म कहानी के लेखक कौन है, तो जाकिर हुसैन है, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे। यहां से भी प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, तो जाकिर हुसैन देश के पूर्व राष्ट्रपति थे और ये क्वेश्चन आएगा तो आप कहेंगे अरे ये तो पॉलिटी से आ गया। ठीक है, पॉलिटी से नहीं है, हालांकि है पॉलिटी से, लेकिन ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो आप ये मत कहिए कि आउट ऑफ सिलेबस है, पर्यावरण में ये कहाँ से आ गया है ना, ध्यान दीजिएगा। आगे कहा जा रहा है बालिश्ता एक काल्पनिक पात्र है जिसे एक बेवकूफ बुद्धू से बौने व्यक्ति के रूप में इस पाठ में दर्शाया गया है। हमारे मुंह से निकली हवा बाहर के तापमान के मुकाबले ठंडी या गर्म हो सकती है। सर्दियों में हाथों पर फूंक मारने पर गर्माहट का एहसास होता है। गर्म वस्तुओं को फूंक मार करके ही ठंडा किया जा सकता है। फूंक का इस्तेमाल तरह तरह के वाद्य यंत्र जैसे बांसुरी, सीटी आदि बजाने में किया जाता है। सांस गर्म होती है, सीना ठंडा होता है, इसलिए सांस के साथ आई भाप से ठंडे शीशे पर पानी की बूंदें जैसे बन जाती हैं। यही नमी शीशे को धुंधला करती हैं। ठीक है, आप सभी जानते होंगे स्टेथोस्कोप क्या होता है, तो इससे हम हृदय की धड़कनों को सुनते हैं और गिन सकते हैं। ठीक है, स्टेथोस्कोप, ये भी प्रश्न पूछा गया है। अगला देखिए चैप्टर नंबर 16, कौन करेगा यह काम। तो सफाई कामगारों से बच्चों की बातचीत बहुत संवेदनशील हो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। आपको ये बस ध्यान रखना है कि गांधी जी के करीबी साथी भाई महादेव भाई देसाई थे। ठीक है, और उनका बेटा नारायण गांधी जी के साथ बचपन में आश्रम में रहता था। नारायण यानी बावला, ये 11 साल का था। भीमराव अम्बेडकर गोरेगांव महाराष्ट्र में छुट्टियां मनाने गए थे जब वे 7 वर्ष के थे। इन्हीं की अगुवाई में भारतीय संविधान तैयार हुआ। तो आपको ध्यान रखना है किसकी अगुवाई में तैयार हुआ संविधान, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नारायण गांधी जी के साथ साबरमती में थे, वहां सबका अपना अपना काम था। इनका एक काम था आने वाले मेहमानों को टॉयलेट की सफाई का काम सिखाना। उस समय एक ही समाज का यह काम था, पर गांधी जी ने यह अछूत वाली सोच दूर करने के लिए खुद सफाई का जिम्मा उठाया। महाराष्ट्र के वर्धा शहर में भी गांधी और महादेव भाई ने यह काम किया। फांदली दीवार चैप्टर नंबर 17, लिंग भेद का मतलब है लड़के और लड़की में भेदभाव करना। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट जो है इससे भी क्वेश्चन बनता है। कहा जा रहा है लड़के एवं लड़कियों में भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वह पढ़ाई लिखाई या क्षेत्र का खेल मतलब क्षेत्र हो या फिर खेल कूद का, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। अफसाना मंसूरी मुंबई की नागपाड़ा बास्केटबॉल टीम में है। विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन कहाँ है, तो ये मुंबई में है। सोलापुर भी मुंबई। ये सारे फैक्ट वाले क्वेश्चन बन सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है या सही नहीं है, इसी पैटर्न पे ये 3-4 बातें लिख करके आपसे क्वेश्चन पूछेगा। बच्चों को यह समझाया जाए कि जो खिलाड़ी होते हैं वे अपनी खेलने की योग्यता से जाने जाते हैं, ना कि जात या आर्थिक स्तर से। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफा खान कोच के नाम पर पड़ा। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है। हरे भरे घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच खेड़ी गांव में जात्रेया का जन्म हुआ। आइए जानते हैं इनके बारे में कुछ और चीजें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। यहाँ बड़ों के साथ काम करके छोटे छोटे बच्चे भी काम करना सीख जाते हैं, जैसे बांसुरी बजाना वगैरह वगैरह। ठीक है, और यहाँ से भी कुछ खास क्वेश्चन नहीं बन सकता है, तो इसलिए इसको हम अभी स्किप कर रहे हैं। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे डामर को कोलतारा कहा जाता है, आप जानते होंगे। चैप्टर नंबर 19 देखिए, किसानों की कहानी बीज की जुबानी। तो वान गांव कहाँ है, गुजरात में है। बाजरे का जन्म वान गांव में हुआ था। वान गाम। ठीक है, वान गाम अनाज साग सब्जी के लिए बहुत मशहूर है। पुराने समय में बीजों को सूखी लौकी को मिट्टी से लीप कर रखते थे। बीजों को नीम की पत्तियां कीड़ों से बचाती हैं।
उधियू क्या है? तो एक प्रकार की सब्जी है जो बर्तन को उल्टा रखकर कोयलों के अंगारों के बीच में पकाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। गुजराती में उधियू का मतलब होता है उल्टा, भाई उल्टा पकाया जाता है, इसीलिए एक ही तरह की ये भी प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल हूबहू इसी लाइन से प्रश्न पूछा गया है। एक ही तरह की फसल उगाने से, कई प्रकार रासायनिक प्रयोग करने से क्या होता है? तो जमीन बंजर हो जाती है। देहरी गांव कहाँ है? गुजरात में है। क्रोटोन पौधों की जड़ें ज्यादा गहरी नहीं होती, क्रोटोन की पत्तियां मुरझाने लग जाती हैं, तो इसी से संकेत मिल जाता है कि इन्हें पानी देने की आवश्यकता है। केचुए जमीन में सुरंग बिल बनाकर मिट्टी को मुलायम कर देते हैं, जिससे जमीन उपजाऊ बन जाती है। ये भी क्वेश्चन 3 से 4 बार पूछा गया है। तो केचुए को किसान का मित्र कहा गया है। झारखंड में कुडुक एक आदिवासी समुदाय है। सूर्यमणि एक चमकता सितारा यानी गर्ल्स स्टार है। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियां हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी जिंदगी बदल दी, और इसमें एक नाम आता है अनीता कुशवाहा का भी, ठीक है। सूर्यमणि हर रविवार को जंगल में बच्चों को ले जाती है। इन जंगलों में घूमते समय वह बच्चों को वहां के पेड़ पौधों और जानवरों की पहचान कराती है। सूर्यमणि का पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाजार में बेचता था। उसकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थी। यहाँ से भी कोई खास क्वेश्चन नहीं आया, जहाँ से आया है और आ सकता है वो हम आपको बताएंगे, ये ध्यान दीजिएगा। सूर्यमणि जब 21 साल की थी तो उसने वासवी दीदी और कई लोगों की मदद करके केंद्र खोला था। इसका नाम क्या था? तो नाम आपको थोड़ा सा माइंड में रखना है कि इसका नाम तोरांग था। कुडुक भाषा में तोरांग का मतलब क्या होता है? जंगल। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे पॉइंट नंबर 13 है, इससे बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा कानून जो है आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है? तो जंगल अधिकार कानून 2007 आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग 25 सालों से जंगलों में रह रहे हैं एक जगह पर, तो उनका वहां के जंगल और वहां पैदा होने वाली चीजों पर हक रहेगा। जंगल का संरक्षण वही की ग्राम सभा करेगी। एक टीन बीज से हम जितनी जमीन में बीते हैं उसको हम एक टीन जमीन कहते हैं। मिजोरम राज्य में झूम खेती होती है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। झूम खेती क्या है? तो झूम खेती करने का एक तरीका है, निराला तरीका। इसमें क्या होता है? ये भी क्वेश्चन आया है, पॉइंट नंबर 18 और हाँ 18 से क्वेश्चन आया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि फसल काटने के बाद जमीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। जब खाली पड़ी रहेगी जमीन, परती भूमि, तो उसमें कुछ ना कुछ खरपतवार आ जाएगा, है ना। फिर उसको क्या करते हैं? जला देते हैं। कहा जा रहा है बस गिरकर जला देते हैं। ये राख जमीन में खाद का काम करती है, ऐसा वहाँ के लोगों का मानना है। तो जब जमीन तैयार हो जाती है तो जमीन को जोता नहीं जाता है, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज, मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं है, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे जमीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे जमीन उपजाऊ बनती है। मिजोरम की मुख्य फसल क्या है? चावल है। प्रश्न आपसे पूछ सकता है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्योहार मनाया जाता है। चिराओ नाच भी किया जाता है। तो इस बार क्वेश्चन आया था चिराओ नाच कहाँ से संबंधित है? तो चिराओ नाच मिजोरम से संबंधित है। सीटेट दिसंबर में क्वेश्चन आया था, शायद 19 में, ठीक है। इस नाच में जमीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों की जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डंडियों को जमीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोग एक कतार में खड़े होकर कूदते हैं और नाचते हैं। मिजोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों से जुड़े हुए हैं। किसकी झलक किसकी छाप, चैप्टर नंबर 21। यहां से भी कोई खास क्वेश्चन नहीं बनता, तो हम स्किप करते हैं इसको। कहा जा रहा है पोलियो जैसी वायरस जनित बीमारियां जन्मजात नहीं होती। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, पोलियो किस प्रकार का रोग है? तो पोलियो वायरस जनित बीमारी है, ठीक है। आगे देखिएगा, और ये आनुवांशिक रोग नहीं है। ऑस्ट्रिया में रहने वाले ग्रोगर मेंडल का जन्म 1822 में गरीब किसान परिवार में हुआ था। मेंडल ने 7 साल तक मठ के बगीचों में 28,000 पौधों पर बारीकी से प्रयोग किए, ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए और एक नई बात खोज निकाली। मेंडल ने पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं। बीज या तो चिकना होगा या खुदरा, पौधा पीला होगा या हरा, पौधे का तना या तो लंबा होगा या तो नाटा। ये सब मेंडल के एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड आधारित चीजें हैं। चैप्टर नंबर 22 है फिर चला काफिला। दशहरा वर्षा ऋतु के बाद आता है, ध्यान रखना है। पूरण चोली चने की दाल मीठी
चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं जिसे तीखी कढ़ी के साथ खाया जाता है। तो पूरन चोली क्या है? पूरन चोली चने की दाल की मीठी रोटियां होती हैं। ऐसी मशीन जो जमीन के नीचे पानी को बाहर निकालने का कार्य करती है उसको ट्यूबवेल कहते हैं, आप सभी जानते हैं। वह कर्ज वसूल करने वाले मुकादम, मतलब कर्ज वसूल करने वाले को मुकादम कहा जाता है। काफिलों में लोग पलायन करते हैं। परिवारों का यह काफिला गन्ने के खेतों और शक्कर के कारखानों के पास झोपड़ियां बनाकर रहेगा। तो ये था आज का वीडियो और इसी के साथ आपकी एनसीईआरटी की पर्यावरण की वीडियोस कंप्लीट होती हैं। क्वेश्चन इससे बाहर नहीं आएगा। अब हम आपको कराएंगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और साथ ही साथ पैडागॉजी के क्वेश्चंस में आप गलत ऑप्शन को कैसे हटाएंगे, कैसे सही ऑप्शन को पकड़ेंगे और ट्रिक वाले वीडियोस अब आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। उसके बाद यहाँ पे हम कुछ क्वेश्चंस भी आपके लिए लेकर के आए हैं जो कक्षा 3, 4, 5 की किताबों से हैं। तो इसको जरूर हम शुरू करेंगे, ठीक है। आप लोग शेयर करिए वीडियो को जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ प्रीवियस वीडियोस के लिंक दिख रहे होंगे तो उनको देखिए। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच।